आपका स्वागत है। आज 15 मार्च शनिवार को जामा मस्जिद पानकोर नाका शहर अहमदाबाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर एक अहम मीटिंग। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) कानून लागू करना चाहती है, जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है और हमारी शरीयत में दखलंदाजी करता है। इसके खिलाफ हर व्यक्ति को अपनी राय पेश करने की आखिरी तारीख 25 मार्च निर्धारित की गई है। इसी मुद्दे पर उलमा-ए किराम, अइम्मा-ए मसाजिद, वकील और दानिश्वर हजरात की एक अहम मीटिंग रखी गई। मैं सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, तो इधर उधर ये बात करने की जगह कि ये जो कायदा है यूसीसी यानी समाज सिविल कोड यानी जिसमें हिंदुओं के लिए जो कायदा होता है उसको सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। जो मुसलमानों के लिए होता है उसको मुस्लिम लॉ बोलते हैं। सन 1934 में जब ब्रिटिश का रूल था, वो टाइम में हिंदुस्तान में शरीयत एक्ट हो गया था, यानी मुसलमानों को टाइम में शरीयत एक्ट से प्रोटेक्ट किया गया था, यानी उनको शरीयत के हिसाब से चलने के लिए कायदा बनाया गया है। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ और नया कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। उसके अंदर सेक्शन 25 से लेकर 29, 26, 27, 28 और 29 ये अपने प्रोटेक्शन के लिए है कि अपने जो करना चाहे वो अपने शरीयत के हिसाब से, अपने कुरान की आयतों और कुरान के हिसाब से अपने कर सकते हैं। मगर इसका आर्टिकल 24 एक ऐसी डाल दी गई कि जब जरूरत पड़े गवर्नमेंट को तो उसमें कुछ भेदभाव कर सकती है। मगर भेदभाव ऐसे हो कि कंपल्सरी नहीं, मर्जिया यानी लागू करना ही पड़े ऐसी बात नहीं, मर्जिया। अब ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को। अपने गुजरात में रहते हैं, अपना गुजरात स्टेट रहता है। गुजरात स्टेट को कोई पावर नहीं है, कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो इस तरह का कानून लाए। ये सीधी सादी कानूनी बात है। अब उत्तराखंड में लाया गया है, हम अपने साथ जानते हैं कि वह उत्तराखंड में ये कायदा अमल में आ गया। अब संस्था कायदा बोला मेजोरिटी, तो मेजोरिटी से कोई इंसान जैसे कि अपने यहाँ दारूबंदी है, जिसमें दारू बिकता है, तो कोई शख्स बोले कि मेरे से ये करना ही है, तो अपने उसको थोड़ी रोक सकते हैं कि आप नहीं करना। गुजरात गवर्नमेंट को कोई ये कायदा लाने की पावर और जुरिडिक्शन नहीं है। एक पहली बात हुई जो मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात कि अपने इसकी मुखालिफत क्यों करनी चाहिए, इसकी मुखालिफत क्यों करनी चाहिए, ये मेन बात है। अब ये सब्जेक्ट अपने आलिम मुफ्ती मौलाना उन्हीं का नहीं है, ये ज्यादातर एडवोकेट का और उनके मसले मसाइल हैं कोर्ट के हैं। पहले हिंदू के अंदर औरतों को और उनके बच्चों को महासाई के अंदर, हैसियत के अंदर कोई हक दिया नहीं जाता था। 1956 का हिंदू एक्ट था। फिर उसके बाद पिछले 10 साल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसमें डिसीजन आए और अपना देखते हैं कि भाई मुसलमान लोग तो इनकी औरतों को इज्जत करते हैं और औरतों को पूरे हकों और उनके पढ़ाई पूरे करते हैं, तो उन्होंने भी औरतों को हक देने का वास्ता का नहीं किया। मगर यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो ये लाए यूपी में, उसमें ऐसा भी एक कायदा है और ऐसी भी एक कदम है कि अपने इस्लाम में बच्चा यानी कि उसका बच्चा हो उसको ही राइट
गया हो और सरोगसी से आया हो या कैसे आया हो, उसको राइट नहीं है, फिर भी इन्होंने उसको पूरा राइट दिया है। एक ये बड़ा कानूनी मसला है। अपने मुस्लिम लोग हैं और पर्सनल लोग हैं, ये चीज नहीं है, मगर उन्होंने ये चीज रखी है। दूसरा बड़ी बात है शादी की। अपने यहाँ शादी की रस्म काजी के थ्रू होती है, मौलाना के थ्रू होती है, घर में पढ़ाए जाते हैं, 2 विटनेस होते हैं, एक वकील होता है लेडीज की तरफ से, और उसके बाद पूरी रस्म जो खतवा वगैरह, उसके बाद शादी मुकम्मल होती है। या इन्होंने बोला नहीं, आपके काजी के थ्रू और मौलाना के थ्रू आप निकाह करके आओगे तो वो मान्य नहीं है, आपके कोर्ट में जाना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के बाद। समझिए, सब रजिस्ट्रार के बाद जहाँ पे दस्तावेज होता है, तो मेरे जो देगा उसमें क्यों बोलना पड़ता है? तो या तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ डालेगा, तो सब रजिस्ट्रार शादी करे तो तुम्हारी शादी मुकम्मल हो। अगर सब रजिस्ट्रार को ऐसा लगे कि दोनों कोई गड़बड़ी है, वो ना बोले तो शादी नहीं भी हो सकती। ये बहुत बड़ा मसला है और समझने वाली बात है कि यानी तुम्हारी कौन सी चीज को छेड़ा जा रहा है बिन जरूरी से। इसमें किसी को कोई, इन लोगों को तो कोई फायदा होने का नहीं, मगर नुकसान हम लोग को होने का। अपने जानते हैं कि अपनी बच्ची को अपने शादी के पहले कहीं ले नहीं जाते, जब वो मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, ऐसी रस्म होती है, जब तक निकाह मुकम्मल नहीं होता और विदायगिरी नहीं होती, वहां तक लड़की उसके घर से घेरे से पाँव बाहर नहीं होती। तो या तो सीधा को सब रजिस्ट्रार के पास ले जाने का, और वो निकाह वो मैरिज करा है, उसकी फी है, और वो जब तारीख दे रहा आपको तो टोकन सिस्टम आ गई, तो टोकन आपको दे रहे, वो टाइम पे आपके जाने का। एक चीज ये है। दूसरी बात कि मसला आता है तलाक का। अपने 3 तलाक बोल देते, तलाक हो जाती है। किसी ने बोला नहीं, तलाक आप बोलोगे तो नहीं होगी, आपके शरीयत के हिसाब से नहीं होगी, आपके सिविल कोर्ट में केस करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, ये जो चीज़ें मैंने आपको सब बताई, उसमें आपने थोड़ी सी भी भूल की तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये आप समझ लेना, भूलने में और अंधेरे में और गफलत में नहीं रहना है। ये आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें एक छोटी सी भी आप गलती करोगे तो आपको 3 साल की सजा होगी। किसने बोला ये? कहाँ का कायदा है? हमारा कायदा है, हमारी शरीयत है, हमारा पुराना मुल्क है, और ये कायदा लाने की कोई जरूरी ही नहीं है। मगर आप सब चाहते हैं कि किसी को जब हैरान करने में उतर आते हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते, सिवाय के कुदरत। इंशाअल्लाह कुदरत तो है, कुदरत देखेगी, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। इस पर घबरा लेंगे और नासेबाज होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है भाषाई की होगी, उसके बाद आती है इससे की। इससे बातें वो भी अपने शरीर के हिसाब से, अपने कुरान शरीफ के अंदर किया हुआ इस तरह से अपने हिस्से बांटते हैं। लड़की को तो औरत को एक जब हाउस मिलता है, तो जिस तरह से मुफ्ती साहब वो हिस्से बांट रहे हैं, वो हिसाब से होता है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूसीसी कमेटी का जैसे ही गठन हुआ और उस गठन के बाद मीटिंग रखी गई, तो चुपचाप जानकारी लोगों को दी
और उसके हमारे सब्बीर अहमद साहब का कि उन्होंने उस कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया और नहीं गए। बहुत जबरदस्त उनका मकसद ये था कि दो चार लोग आ जाए तो बात कर दे ताकि फिर हम मोड़ करके हमारे काम को अंजाम दे दे। लेकिन बहुत तारीफ रहा कि हजरत सब्बीर अहमद साहब नहीं गए। और उसके बाद जिस दिन कमेटी की मीटिंग थी उस दिन कमेटी की मीटिंग में जब गुजरात टुडे में बात उसी वक्त गुजरात खेड़ावाला विधायक ने विधानसभा से जो कमेटी के चेयरमैन है उनको लेकर लिखा कि आपने हमारे समाज के उलमाओं को, दीगर स्कॉलर को, कानून के समझने वालों को, शरीयत के समझने वालों को बुलाया नहीं है, आपको सबको बुलाना चाहिए। उस वक्त उन्होंने इमरान खेड़ावाला को कहा कि आप 6 बजे आ जाओ और मेरे द्वार पर कर सकते हो। इमरान भाई ने मुझे फोन किया कि 6 बजे का वक्त किया है। उस वक्त हमारे दोनों का मशवरा हुआ। इमरान भाई अपनी कोई बात तो हुई नहीं है, समाज के सामने बात आई नहीं है। जब तक समाज के स्कॉलर, समाज के कानून के जो जानकार हमारे लोग हैं, हमारे उनसे दिक्कत नहीं होती, हमारे उलमा इकराम की दिक्कत नहीं होती, तो हम बात क्या करेंगे। इसलिए हमको आज ये बात रखनी चाहिए कि तुम 6 बजे का वक्त किया है, इमरान भाई आप जाओ तो जाकर के कहो कि हम ये रिक्वायत करते हैं कि आपको हमारे समाज को सुनना पड़ेगा, हमारे उलमा इकराम को बुलाना पड़ेगा और आपको बुलाना चाहिए। उस वक्त उसकी जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन ने इमरान खेड़ावाला से वादा किया कि हम तुम्हारे समाज को जरूर बुलाएंगे, सुनेंगे। उसके बाद दूसरे दिन जब विधानसभा में इमरान भाई मौजूद थे तो हर्ष संघवी और उसके पटेल ने उनसे मिलकर के कहा इमरान भाई चिंता ना करो, हम सामने बदलना बोला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात मुस्लिम समिति ने भी रास्ता कायम किया। उन्होंने भी चेयरमैन के साथ रिक्वेस्ट की कि हमारे उलमा को बुलाना चाहिए। मेरी और इमरान खेड़ावाला की कैंसिल भी, लेकिन मौखिक रिक्वेस्ट इमरान भाई करी। उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में उनको ये अब एक मूवमेंट उनको बनाना पड़ा और लोगों को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों 3 तरीके से उन्होंने हमारे जो है मंतव्यों को मांगा है और वो मंतव्य हमको पोर्टल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमको दे रहे। उसके लिए भी रहनुमाई करने के लिए गुजरात मुस्लिम विकसित समिति की जानिब से इकबाल मिर्जा साहब, निसार अंसारी साहब और क्लियर हजरत और हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, सोहेल तिरमिजी साहब, इकबाल भाई शेख एडवोकेट साहब, सबने मिलकर के एक मीटिंग की। उसमें हमको भी बुलाया था। वहां पर तय हुआ कि सबसे पहले तो लोगों को ये पता नहीं है, लोगों की बात बताने दो। मुझे और इमरान खेड़ावाला को पता नहीं यूसीसी क्या है। तो हमने जो गुजरात की मीटिंग, उस मीटिंग में बैठ करके 10 मुद्दों को अलग से निकाला गया कि किन मुद्दों पर हमको बात करनी है। और पूरे गुजरात में को वायरल भी किया कि जहां कहीं भी जाओ कि 10 मुद्दों के ऊपर आप बात करो, क्योंकि वो हमारे सीनियर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब ने, इकबाल भाई, हमारे सोहेल तिरमिजी साहब, उन्होंने बैठ करके उसको ड्राफ्ट किया है, उसके अंदर सुधार वधारे किए। तो उस बात को लेकर के आप लोग जाओ। तो बहुत से गुजरात में से फोन आए, सबकी हमने यहाँ से जो रहनुमाई की और उनको वो चीज की वीडियो बना के भेजी। जहां तक आज लोगों ने रजूआत की, उधर को लेकर के की। अब दूसरा सवाल ये आया कि भाई जुमा के खुतबों में की बयान हो, उलमा इकराम बयान करें, तो उलमा इकराम क्या बयान करें, समाज के किन बातों को बयान करें। क्योंकि उत्तराखंड का जो कानून है, उस कानून को पूरा का पूरा अगर किसी ने गुजरात में पढ़ा है तो वो कानून पढ़ा है ताहिर हकीम साहब ने। दूसरा कि उस कानून को जब चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में, उसके 3 आदमी की कमेटी थी। उस कमेटी में भी ताहिर हकीम साहब और दीगर 2 एडवोकेट्स हैं। तो पूरा नॉलेज उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अब तो शमशाद खान पठान भी बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ कोशिश करके चालू किए। तो एक और मजबूत वकील हमारे साथ आ रहे हैं। दीगर उलमा इकराम पूरे गुजरात में उन्होंने शुरू हुई है। कल सूरत में वाला ने मीटिंग बहुत बड़ी, बड़ौदा में इंसानी ने की, कश्मीर जुम्मा रायमा से बात हुई, वहां पे कर रहे हैं। पूरे गुजरात के लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद वाले हमारे लाइब्रेरी करो, रहनुमाई करो, हमको गुजरात बुलाओ, अहमदाबाद बुलाओ, हम सरकार साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मूवमेंट तो खड़ी हो गई है। और आज ताहिर हकीम साहब ने बहुत अच्छा काम तैयार किया है गुजरात कमेटी की जानिब से कि उलमा इकराम को किस मौजूद में, किस मुद्दों पर बात करनी है। तो उर्दू में भी उसका नाम तैयार हो गया है, इंग्लिश में हो गया है और अभी में उसका गुजराती नाम करवा दिया। तो गुजराती नाम तैयार हो गया ताकि उलमा इकराम की
बात करनी है। तो जो बात है वो यही है कि हमको हौसला रखते हुए, हिम्मत रखते हुए हमारे काम को हमको उठाना है। हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि सरजमीन हिंदुस्तान पे अगर मुसलमानों का कोई है तो उसका अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं। और हमको हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। साजिश से बहुत बन रही है, हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है। दुनिया के दरवाजे जरूर बंद हुए हैं, लेकिन आसमान का दरवाजा खुला है और हम दुआ भी करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी मस्जिदों में इस मूवमेंट को उठाएंगे और इस बात को लेकर के जो 3 तरीके से उन्होंने हमारे वक्तव्य में मांगे हैं, तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उस पर भी अपना जो है वक्तव्य भेजेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो सबसे पहला विरोध तो यही है कि जो इस कमेटी के चेयरमैन को बनाया है वो चेयरमैन ही मौजूद है और उसकी मानसिकता उत्तराखंड में बता दी है। दूसरे जो मेंबर है सदस्य हो उनका भी बताया हमको भी बिल्कुल हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं। तो यानी ऐसा मामला है कि उनको मनसा बना के मन बना करके बैठे कि हमको ये हमारी साजिश को जो है अमल करना है। लेकिन रमजान मुबारक का पाक महीना भी है और मेरा ईमान भी है कि साजिश से जमीन पर बनती है, फैसले आसमान से बनते हैं और इंशाअल्लाह फैसले के होंगे, भलाई के होंगे, बेहतरी के होंगे, बहबूदी के होंगे। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो रब्बुल इज्जत के और उसके हुक्म से होता है, उसकी जो है अकास होता है, चाहे कितनी साजिशें कर रहे हैं। हमको हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है और साथ में मिलकर के जिस तरीके से आज ये मंच सजा है, हर तरीके के हर छोटे से लोग यहाँ पर मौजूद है, हम सब मिलकर के इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर इस काम को अंजाम देते हैं तो जरूर इंशाअल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। तो आज वो ड्राफ्ट जो है से भेज देंगे। दूसरा भी कुछ सुधार अमेंडमेंट होंगे, शमशाद खान और उनकी टीम भी है, वो भी इसमें करेगी, वो भी भेजेंगे आपको। यानी सब मिलजुल के सबका संज्ञा काम, सबको एकजुट होके एक आवाज में हमको हमारी बात को रखनी पड़ेगी और उसकी पहल मुफ्ती शब्बीर आलम साहब ने आज जो की है जामा मस्जिद में बुला करके, मैं मानता हूँ बहुत काबिल तारीफ है कि सभी को इकट्ठा किया है कि आज शब्बीर आलम साहब की हमारी रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे, इधर तस्वीर में भी काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में एक माहौल खड़ा हो चुका है और इंशाअल्लाह एक मशवरा जो उनके सामने रखेंगे कि ये तंजीम जो हमारी है ये रमजान मुबारक के बाद तुरंत ही पहले ही हफ्ते में गुजरात के जिम्मेदारों को भी शब्बीर अहमद साहब यहाँ बुलाए, क्योंकि सौराष्ट्र से, कच्छ से, उत्तर गुजरात से, दक्षिण गुजरात से, हर जगह से लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। तो जब सब शामिल होना चाहते हैं तो उनको सबको भी बुलाया जाए। अभी फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं था, इसलिए सबसे पहले रहबरी हो जाए, इसके लिए जो था तो सबको लागू दे दिया। आज जो मस्जिदों में बयान करना है उसका भी काम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास दो या 3 जुमा भी बाकी है हमारे पास, तो बात मुझको अच्छी तरीके से रख पाएंगे। मैं बहुत माजरत के साथ, मुझे कल जाना भी है और दूसरा मेरा काम भी है, तो मैं आपके साथ ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मैं फिर से शब्बीर अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डंके की चोट पे जब उन्होंने एक तरफा बुलाने की कोशिश की वो नहीं गए और आज समाज के साथ बैठे और पूरे गुजरात के समाज को रहबरी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इन्हीं उलमाए हज़रात इनकी रहबरी में, इनके साथ मिलकर के हम लोग एक होकर के, नेक होकर के, जो कुछ भी हमारे जो रहबर है, हमारे उलमाए इकराम है, हमारे उतला हज़रात है, उस बात को आपके सामने रखेंगे। हम सबको, मुझे भी और आपको भी उस पर अमल करना है, हौसला भी रखनी है, हिम्मत भी रखनी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये अंधेरा छटेगा और फिर से उजाले का सूरज जो है निकलेगा और हम सब इस रमजान मुबारक की बरकतों में इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और जद्दोजहद भी करेंगे। तो कोशिश करना हमारा काम है, फैसला जो है रब्बुल इज्जत का है और इंशाअल्लाह फैसला खैर का होगा, भलाई का होगा। की बात करके मैं बात पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि हुकूमत मुसलमानों को कितना फरेब में रखना चाहती है, जिसका जिक्र हमारे गयासुद्दीन भाई ने किया। गांधीनगर में जो 5 आदमी की मीटिंग रखी गई थी, सही ये है कि उसकी दावत हमको मिली ही नहीं।
और हमें मालूम हुआ कि गुजरात जिले में मेरा नाम है, तो हमें वो दावत ही नहीं मिली और हम जानते भी नहीं। और अगर दावत मिलती भी तो हम अपने जनरल सेक्रेटरी शरीफ भाई, स्कूल वाले मुरली भाई और खासतौर से शमशाद भाई, इनसे मैं पहले मशवरा करता हूँ कि इसमें जाना या नहीं। अब वो 5 आदमी हैं, 3 तो वो थे जो बीजेपी से मुंसलिक हैं। भाई ऐसी चीजों के लिए आप उसको क्यों शामिल करते हो जो पार्टी से मुंसलिक? जो न्यूट्रल है उनको दावत दीजिए। मुफ्ती मौलाना हबीब अहमद साहब का भी नाम था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दावत नहीं है, अलबत्ता टेलीफोन आया था। मैंने उनसे कहा कि आप पहले अपना एजेंडा और जगह जो है व्हाट्सएप पे भेजें, फिर मैं फैसला करूंगा। तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये अखबार में मेरा नाम उन्होंने फर्जी तौर पर दिया। मुझे न दावत थी न मुझे इसकी कोई खबर थी। इसलिए मैं कौम के साथ हूँ, इस्लाम के साथ हूँ, और जहाँ भी इस्लाम को कौम को जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अब इसके ताल्लुक से जैसा कि गयासुद्दीन भाई ने बताया कि ताहिर हकीम साहब ने जवाब तैयार किया है और हमारे प्रसाद खान प्रसाद ने भी जवाब तैयार किया। इन्होंने भी अपनी सलाहियत के मुताबिक पूरी कोशिश की है और ताहिर हकीम साहब जो है हाईकोर्ट के वकील हैं, तजर्बाकार हैं, और हमारे इरफान भाई ये भी हाईकोर्ट के वकील हैं, इन्होंने भी काफी तजर्बा किया। और मुझे ये पता चला कि ये दरियापुर कानपुर की मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों को समझा भी रहे। तो उलमाए किराम को तस्लीम लाने का मकसद ये है कि ताहिर हकीम साहब ने जो जवाब तैयार किया है, जब उसकी उर्दू कॉपी जुमा से पहले जो है हम लोगों को निकाली चाहिए और हमारे प्रसाद खान प्रधान जी किया है, तो जुमा से पहले ये आप दे दें ताकि उलमाए किराम जुमा की तकरीरों में इसको बयान कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आयोजक सबीर आलम साहब और खास करके यहाँ आए हुए तमाम शहर के जवाबदार लोग, आज ये मीटिंग का मकसद यही है। सबीर आलम साहब ने बताया कि सबसे पहले तो गुजरात जिले के अंदर जो बात थी 5 लोगों को बुलाया था, सबीर आलम साहब का नाम था, और भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके मेंबर्स थे, उन लोगों के नाम थे। लेकिन सबीर आलम साहब ने खुलासा कर दिया कि मेरे को तो दावत ही नहीं थी। जब ये बात मुझे पता गुजरात टूरिंग के जरिए पता चला तो मैंने भी असेंबली चालू की, उस वक्त मुख्यमंत्री को बोला कि आप ये कानून लाए, उसके अंदर आपने आपके लोगों को ही बुलाया, हमारा कोई मसला आपने लिया नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दोपहर के बाद मुझे मिलना, तो मुझे फिर दोपहर के बाद उन्होंने बुलाया और यूसीसी कमेटी की जो चेयरमैन है रंजना बहन देसाई और उनके 5 मेंबर कि आपको 6 बजे जाना है, आप मिल लेना। लेकिन फिर मैंने यासू भाई को बात करी, उसके बाद यासू भाई ने ताहिर हकीम साहब को बात करी, सोहेल तमीज साहब को बात हुई, फिर हमने ये मशवरा किया कि भाई हमको ये समाज का पूरा मसला है, ये इमरान खेड़ा वाला या और किसी एक का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। गुजरात के अंदर 10% मुस्लिम समाज की आबादी है और 70 लाख लोग गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज के हैं। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। तो ये पूरा जो मसला है शरीयत से जुड़ा हुआ है, ये कोई पॉलिटिकली इश्यू था नहीं। तो फिर हम लोगों ने वक्त लिया कि हमको सुनने के लिए आप हमको वक्त देना। उन्होंने मुझे विधानसभा चालू है अभी, पूरा हम आपको बुला लेंगे। उनकी बात अलग अलग एडवोकेट के जरिए, उलमाओं के जरिए जो बात की गई है, तो यूसीसी के अंदर मैं समझता हूँ कि 80% लोगों को आज भी पता नहीं है कि यूसीसी कानून क्या है। लॉटरी डालते हुए बाद में इमरान खेड़ा वाला को
दावा दूंगा। देखिए, हम लोग के लिए सबसे पहला जो मसला आता है तलाक का। शादी महानगर में कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक टेक्निकल पॉइंट आया है, लड़ लेंगे इंशाल्लाह उससे भी। लेकिन हमारे ये शादी के बाद जब हमारे जोड़ों में न्यायपालिका की किसी वजह से होती है, समाज परिवार लोग समझाते हैं, लेकिन मामले तलाक तक पहुंच जाते हैं। और सरकार ने क्या आज के दिन पे आप तलाक दे सकते हैं? आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, आज के दिन पे आप तलाक दे सकते हैं लीगली भारत के कानून की नजर में? हाँ, नहीं। आप तलाक को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तलाक इन एनी फॉर्म ऑफ, चाहे वो रिटर्न हो, मौखिक हो या लिखित हो, उसमें कहीं पे भी 3 तलाक की बात नहीं की है। यानी आप तलाक आज के दिन पे भी नहीं दे सकते। आप तो घबराने की जरूरत क्या है कि 2019 में कानून बनाया था,